हेलो फ्यूचर सीए में आई होप सो आपने रिवीजन लेक्चर 1 बहुत अच्छे से एंजॉय किया है। नाउ इट्स अ टाइम टू रिवीजन लेक्चर 2। सो तैयारी, जीत की तैयारी जून की मैं लेकर आई हूँ स्काई इज ब्लू एंड ब्लू इज स्काई ऑडिट रिवीजन फॉर सीएमए इंटर जून 26 अटेम्प्ट। ओके, चलो अभी भी हम बेसिक कर रहे हैं बिकॉज विदाउट बेसिक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये रेगुलर लेक्चर्स नहीं है, ये रिवीजन लेक्चर्स है जहां पर फटाफट से सारे कंसेप्ट हम गो थ्रू करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स का भी सीरीज हो जाएगा। बट अगर इन डेप्थ चाहिए, इन डेप्थ अगर लेक्चर्स लेने हैं तो 35 डेज का मेरा बैच करना पड़ेगा। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 2 1 गो। तो मैं कल क्या बात कर रही थी आपको, इज देयर एनी स्टैंडर्ड ऑडिट टेक्निक? कुछ टेक्निक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि जिसको लेकर, जिसका गाइडलाइन लेकर हम ऑडिट कर सकेंगे? तो आंसर इज यस, देयर इज वन स्टैंडर्ड फॉर्मेट जिसको बोलते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। और ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या है आपको पता है? जो हमने कल स्टेप सीखे थे, कौन से स्टेप मैम? चलो फटाफट से वो स्टेप फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। व्हाट आर दे? अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड एंटिटीज बिजनेस, अग्रीइंग विद द एंगेजमेंट टर्म, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट एग्जीक्यूशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, ऑडिट रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन। ओके, ये जो 5 स्टेप है उसी 5 स्टेप को मिलाकर ये सीरीज बनाया हुआ है। ओके मैम, ये सारे स्टेप आपने कहाँ पे डिस्कस किए? मैंने लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आपको फटाफट से जाकर लेक्चर 1 देख कर आना है अगर आपने ये लेक्चर 2 पहली बार देख रहे हो मेरा तो। ओके चलो, तो अभी देखो एसए का 200 का सीरीज है जहां पे 200 है, 210 है, 220 है, ऐसे बहुत सारे 200 का सीरीज है जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट दिए हुए। ऐसे 300 का सीरीज है जहां पे प्लानिंग के बारे में बात की है। और ऐसे 400, 500, 600 का सीरीज है जहां पे एग्जीक्यूशन के बारे में बात किया हुआ है। और 700 का सीरीज जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है बिकॉज व्हाट इज ओपिनियन, ओपिनियन कौन से टाइप के होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट आता है, वो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट 700 के सीरीज में डाला हुआ है। और 800 के सीरीज में अदर देन ऑडिटिंग वाले सारे सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ओके, क्या मैम हमें ये याद रखना है? यस, नो, सीएमए इंटर लेवल के लिए ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को याद नहीं रखना है। हाँ, जहां पे भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी। ओके चलो बच्चों, तो अभी तो हमने कल क्या क्या सीखा था? व्हाट इज ऑडिट सीख लिया था। तो ऑडिट का डेफिनेशन तो अभी बहुत सबको आता है। ओके, तो मुझे बताओ ये ऑडिट करने का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट क्या है? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिपेंडेंट ऑडिटर कंडक्ट द ऑडिट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस। मैम रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है? रीजनेबल अश्योरेंस देखेंगे, धीरे धीरे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में एक चीज को हम कट करके उसका मीनिंग निकाल कर ये वाला पूरा याद रखेंगे। ओके, to obtain a reasonable assurance whether the records as a whole are free from material misstatement which may occur due to the error or fraud। मैम क्या बोला? कुछ भी नहीं समझा, 2 मिनट दो मुझे। उसके बाद में सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द रिकॉर्ड्स एंड प्रेजेंट रिपोर्ट फ्रॉम दैट एग्जामिनेशन एंड कम्युनिकेट टू द यूजर्स ऑफ रिपोर्ट। मैम ये हमें पता है बिकॉज कल यही तो सीखा था। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द रिकॉर्ड्स एंड प्रेजेंट द रिपोर्ट to and that examination and communicate to the users of the report। ये कल के लेक्चर्स में ही सीखा हुआ है। तो अभी मैम हमें ये बताओ what is a reasonable assurance? तो रीजनेबल अश्योरेंस क्या है? इट इज ए डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट अश्योरेंस। मैम अभी तो रीजनेबल समझ में नहीं आ रहा है, अभी एब्सोल्यूट अश्योरेंस एक नया टर्म। तो एब्सोल्यूट अश्योरेंस मीन्स 100% कंप्लीट अश्योरेंस। 100% मतलब एक्यूरेट रिजल्ट देना इज क्या? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ओके, रीजनेबल अश्योरेंस मीन्स हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट कंप्लीट अश्योरेंस, बट नॉट कंप्लीट अश्योरेंस। ओके यस मैम, समझा।
मतलब रीजनेबल अश्योरेंस में हम क्या करते हैं, हम एक अश्योरेंस देते हैं जिसका वैल्यू तो बहुत हाई है, हम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वाला अश्योरेंस नहीं देते, फुल हाई लेवल का अश्योरेंस है, बट हाँ हम 100% करेक्ट व्यू नहीं देते। हम कौन सा व्यू देते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। समझा आपको? यस मैम, समझा भी, हमने जाना भी। ओके मैम, समझा। तो अभी ये रीजनेबल अश्योरेंस तो समझा मैम, बट वहां पे क्या दिया था, फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रीजनेबल अश्योर वेदर रिकॉर्ड एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अभी मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, उससे पहले मिसस्टेटमेंट क्या है ये तो समझे। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, सिंपल लैंग्वेज में मिसस्टेटमेंट का मीनिंग होता है गलती। मिसस्टेटमेंट का मीनिंग होता है गलती। ये वाला क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज अ मिसस्टेटमेंट? मिसस्टेटमेंट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, classification, presentation, disclosure of records provided for a audit. Misstatement can arise from error or fraud. Okay, मतलब क्या, अभी देखो मिसस्टेटमेंट एक गलती है, गलती किसके बीच में, एक डिफरेंस है, किसके बीच में, एक अमाउंट के बीच में। अगर ये करेक्ट XYZ अगर 100 अमाउंट आना था, हमने क्या किया, 110 किया या फिर 90 किया, गलत हुआ ना। ओके, क्लासिफिकेशन, वो करंट असेट आ रहा था, हमने उसको फिक्स असेट में डाला, गलत क्लासिफिकेशन। ओके, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन, उसका प्रेजेंटेशन ही हमने गलत किया, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना था, हमने शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया ही नहीं। डिस्क्लोजर, कुछ तो डिस्क्लोज करना ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बोला था, कॉस्ट रिकॉर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स में बोला था, बट हमने वो कुछ किया ही नहीं। हो सकता है। तो मतलब मिसस्टेटमेंट मतलब क्या, मिसस्टेटमेंट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द ऑडिट। मिसस्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम एरर या फिर फ्रॉड। एरर मतलब क्या, इनोसेंट मिस्टेक। हम ह्यूमन बीइंग है मैम, मेरे से गलती होती है, बट ऑब्वियस बहुत बार, मैं कितनी बार फंबल मारती हूँ, कितनी बार ऐसे होता है कि आपके साथ बात करते करते मैं कभी कभी गलत भी कुछ तो बोल दे सकती हूँ, बट ऑब्वियस ना, बीइंग अ ह्यूमन मेरे पास गलती करने का राइट है। मैं कभी आपको क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप गलत आंसर्स देते हो, इसको बोलते हैं एरर। आप इंटेंशनली करते हो क्या, अगर बदमाश बच्चे होगे तो वो इंटेंशनली करते होगे, अगर इनोसेंट है तो दैट इज एन एरर। ओके, फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड मतलब जो जानबूझ के गलती की जाती है। जैसे सत्यम का स्कैम याद है आपको, ये स्कैम हुआ था, यहाँ पे फ्रॉड हुआ था। किंगफिशर का ये याद है आपको, विजय माल्या का, मतलब यहाँ पे उन्होंने जानबूझकर गलती की थी, दैट्स वाई उसको फ्रॉड बोलते हैं। वो गलती ही थी, एक गलती एरर होती है, दूसरी गलती फ्रॉड होती है। आया ध्यान में आपको, डिफरेंस आया ध्यान में। अभी कभी भी अगर किसी ने मिसस्टेटमेंट पूछा तो कि सभी ने सही और करेक्ट आंसर्स देना है, यहाँ पे ट्रू एंड करेक्ट व्यू चाहिए आपका। ओके मैम, अभी मुझे बताओ एग्जाम्पल्स क्या है मिसस्टेटमेंट के। फर्स्ट एग्जाम्पल, इंटेंशनल बुकिंग ऑफ फेक एक्सपेंसेस इन अ कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग कॉस्ट। मतलब हमने फेक बुकिंग किया, एक्सपेंसेस का बुकिंग हमने फेक कर दिया, क्यों, बिकॉज हमें एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाने थे, कंपनी का प्रॉफिट कम दिखाना था। हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल ना, प्राइस मैनिपुलेशन के लिए या फिर प्रॉफिट मैनिपुलेशन के लिए हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, विच इज वेरी फेयर। ओके मैम, अब सेकेंड, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ रॉन्ग कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक एंड कॉस्ट मॉडल। मतलब कॉस्टिंग के बहुत सारे मॉडल होते हैं, मैंने क्या किया, गलत मॉडल चूज किया। आपको पता है ना, कॉस्टिंग के बहुत सारे मॉडल्स है, मैंने उसमें से गलत मॉडल चूज किया, हो सकता है, और उसके वजह से आंसर गलत आया, हो सकता है। ओके, थर्ड, ओवर स्टेटिंग एंड अंडरस्टेटिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड या फिर इन्वेंट्रीज। मतलब जो एक्चुअल में इन्वेंट्री है और बुक्स में जो इन्वेंट्री है, उन दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया मैंने तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक घटाया मैंने तो प्रॉफिट कम होगा। आपको ये समझ रहा है लॉजिक, अकाउंट में तो पढ़ा ही होगा अपने टीचर से। तो वही ओवर स्टेटिंग एंड अंडरस्टेटिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स या फिर इन्वेंट्री किया जाता है इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट।
ओके ये इनोसेंट भी हो सकता है, ये फ्रॉड भी हो सकता है। डिफरेंस इन डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे आपने डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड फॉलो किया, ओके आपने स्टॉक कैसे काउंट किए, ये सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। कॉस्टिंग में भी नोट्स होते हैं, वहां पे डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। बट आपने क्या किया, गलत ये कर दिया, वहां पे डिस्क्लोजर कुछ तो डिफरेंस लगा दिया, वहां पे एक्चुअल में जो था और डिस्क्लोजर में है वो कुछ भी मैच नहीं कर रहा, या फिर जो एक्चुअल डिस्क्लोजर का कंप्लायंसेस था वो फॉलो ही नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। ओके तो ये सारे हैं एग्जाम्पल ऑफ मिसस्टेटमेंट। व्हाट इज द मटेरियल मिसस्टेटमेंट? अभी मुझे बताओ, आगे बढ़ने से पहले मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? ओके मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मतलब क्या, अभी इतना लॉजिक लगा दो। हाँ मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट किसके हिसाब से इंपॉर्टेंट? ऑडिटर के हिसाब से, बिकॉज यहाँ पे ओपिनियन कौन देने वाला है? ऑडिटर देने वाला है। तो गलती किसके हिसाब से जज होगी? ऑडिटर के हिसाब से। आपने गलती कौन सी की है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? मैं एज एन ऑडिटर मैं डिसाइड करूंगी। दैट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। So any fraud or error that in auditor's judgment can influence the decision of users of records and report shall term as a material misstatement. Okay, मतलब एक ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से अगर वो गलती आपके जो कुछ भी रिकॉर्ड्स है, जो यूजर्स आपके रिकॉर्ड्स देखने वाले हैं उनके डिसीजन को अगर इन्फ्लुएंस करती होगी, ऐसे एक ऑडिटर को लग रहा है, दैट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। समझा आपको? यस मैम, समझा भी और हमें याद भी रहा। चलो नेक्स्ट देखेंगे आपका डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ओके सिंपल लैंग्वेज में, ये आपका पेज, आपका मॉड्यूल का पेज लिया है मैंने, पेज नंबर 551 है। ओके दिख रहा है अभी सभी को? मैंने जूम भी कर लिया। ओके अभी मुझे सिंपली बताओ, एक लॉजिक लगाकर बोलो, अकाउंटिंग पहले होता है या ऑडिटिंग पहले होता है? मैम पहले अकाउंटिंग होता है और ऑडिटिंग बाद में होता है। इट मीन्स कोई भी रिकॉर्ड्स का फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अकाउंटिंग। और वो किया हुआ अकाउंटिंग का एनालिसिस मतलब कौन करता है? ऑडिट करता है। समझा? अकाउंटिंग कहाँ पे होता है? इंटरनली हो सकता है। ऑडिटिंग क्या होगा? एक्सटर्नल, बिकॉज इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए। देखो मैंने विदाउट कुछ रीडिंग किए आपको डिफरेंस बिटवीन बहुत सारा बता दिया है। ओके मुझे बताओ, अकाउंटिंग करके क्या हम कोई ओपिनियन डिक्लेयर करते हैं क्या? नहीं। ऑडिट में क्या करते हैं? ओपिनियन डिक्लेयर करते हैं। समझा आपको? बहुत सारे आप आपके लॉजिक के हिसाब से अगर लिखोगे ना, समझोगे ना, तो आपको ये ऑडिट बहुत इजी जाएगा। बिकॉज ऑडिट इज ऑल अबाउट हाउ टू राइट अ पेपर। बिकॉज मुझे पता है सारे बच्चों को रियल लाइफ में ऑडिट तो आता है, बट लिखने क्यों नहीं आता? बिकॉज वो दिल और दिमाग से वो आर्ट जो है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार वो समझोगे ना मेरे साथ, ये तैयारी जीत की और तैयारी जून की, इसमें मैं रिविजन जो बैच ले रही हूँ उसके हिसाब से आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे तो है, बस रिवीजन करने की जिम्मेदारी आपकी है। चलो अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन ऑफ डेटा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड टू मेक अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, जो कुछ भी हम अकाउंटिंग करते हैं उसको सिर्फ फैंसी वर्ड्स में हमने क्या किया है? डिफाइन किया है। ओके व्हाट इज ऑडिटिंग? Auditing is an analytical, critical examination of books of account, financial records and financial statement prepared thereon. Okay मैम, ये तो हमें पता था। Okay, it is a recording of transaction at the time of occurrence. अकाउंटिंग कब होती है? जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई वैसे ही अकाउंटिंग होती है, रियल टाइम बेसिस पर होता है। बट ऑडिटिंग ये क्या है? इट इज अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। हम क्या करते? एक बार सारा ट्रांजैक्शन हुआ, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद में ऑडिट होता है, मतलब पोस्टमार्टम ऑफ एग्जामिनेशन है। करेक्ट मैम। It measures the business event in a monetary term, record them and communicate the financial result through financial statement. Yes ma'am, ये monetary term में होता है accounting, but of which accounts में क्या होते हैं? सारे numbers होते हैं। Auditing review the financial record
टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हम क्या करते हैं, हम ओपिनियन देते हैं कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ये अगर वर्ड यूज करोगे तो क्या मार्क्स नहीं देंगे? यस मैम, मार्क्स तो मिलेगी क्योंकि ऑडिट के ही वर्ड्स यूज करे। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने मॉड्यूल का आंसर टू आंसर कॉपी करना है, बट अगर आप करेक्ट वर्ड वहां पे पुट करोगे ना, आपको मार्क्स मिलेंगे। इसकी गारंटी मैं खुद देती हूँ आपको। ओके, next, it is a primary responsibility of management towards the shareholders or the owners to maintain the financial record in such a manner that financial statement can be prepared from the record। ये accounting करने की responsibility management की होती है। The auditor is an independent person appointed by the business entity to review the financial statement to give the opinion। auditor कौन होता है? independent person होता है। An accountant is not expected to review and or report on the financial statement, but to report the compliance of the records to the management। और अकाउंटेंट को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसने कोई तो रिपोर्ट बनाना है। ओके, उसने सिर्फ मैनेजमेंट को जाकर बताना है कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी है, दैट्स इट। ओके, बट एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिपोर्ट with his opinion on true and fair assertion made in the financial statement to the owner। ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, ओपिनियन देना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, नॉट अकाउंटेंट। ओके, अकाउंटेंट वर्क फॉर मैनेजमेंट, यस मैम पता है हमें। ओके, ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन अकाउंटेबल टू द ओनर एंड शेयर होल्डर एंड नॉट टू द मैनेजमेंट। हम रिस्पॉन्सिबल किसको है? यूजर्स ऑफ द रिपोर्ट। इट में भी शेयर होल्डर, बैंक हो सकता है, ओनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, कभी कभी मैनेजमेंट भी होता है जब इंटरनल ऑडिट की बात होती है। ओके, नो सच लायबिलिटी इज देयर इन अकाउंटिंग। कोई लायबिलिटी नहीं है, यू नीड टू जस्ट एंटर इन टैली या फिर वो जर्नल एंट्री मारनी है, डेबिट क्रेडिट सब हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कर दिया, हो गया काम। बट in certain circumstances auditor could be held liable to the third person। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया था, अगर मैंने ऑडिट का साइन किया, मेरे साइन की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि बिकॉज मैंने साइन किया है, कोई भी स्टेक होल्डर आकर मेरे पे उंगली उठा सकता है कि आपने कैसे क्या साइन किया। ओके, कोई कोर्ट आकर मुझे पूछ सकता है, कोई सीआईडी आकर मुझे पूछ सकता है, इवन निर्मला सीतारमन आकर मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी मुझे आकर पूछ सकता है अगर आपने साइन किया है, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आपने ये ओपिनियन दिया है। ओके, दैट्स व्हाई मैं कभी भी साइन करती हूँ तो बहुत सोच समझ के करती हूँ, बिकॉज मेरे साइन की इतनी ज्यादा वैल्यू है। ओके, समझे आपको? यस मैम। नाउ मैम ये तो हुआ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का बात, बट व्हाट अबाउट मतलब अभी है ना, अभी ऐसे लग रहा है कि मैम है ना ऑडिटर कम सीआईडी ज्यादा लग रही है। नहीं बच्चों, मैं सीआईडी हुई ही नहीं, बिकॉज अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ये आपका पेज नंबर 552 है। ओके मैम, समझा। अभी मुझे बताओ, मैं एक जनरल लैंग्वेज अभी पहले देखने से पहले ना मैं आपको एक सीधा साधा एग्जाम डिफरेंस बताती हूँ। जब भी हम ऑडिट करते हैं ना, तो पहले हम इन्वेस्टिगेशन वाला देखते हैं। ओके, जब भी इन्वेस्टिगेशन देखो, एसीपी प्रद्युम्न जब इन्वेस्टिगेशन करता है सीआईडी में, सीआईडी तो सबने देखा है, मुझे पता है। ओके, तो वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है, वो क्या डायलॉग मारता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। इन्वेस्टिगेशन का हमेशा मोटो या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है सस्पिशन, क्या बोलते हैं आप, कि किसी पे तो शक है। इसी लॉजिक से हम जाते हैं कि कोई ना कोई, तो हमें डाउट है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो दैट इज इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? कुछ तो गड़बड़ है दया। बट व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग में ऐसे होता है सब कुछ सही है दया, बट सिर्फ जाकर देखना है। सब कुछ सही है दया, बट सिर्फ जाकर देखना है, दैट इज ऑडिटिंग। सिंपल लैंग्वेज में मैंने डिफरेंस बता दिया। ओके, चले पढ़ो। अभी मुझे बताओ, इन्वेस्टिगेशन में कौन सा व्यू आता होगा? ट्रू एंड फेयर, हाई एश्योरेंस देंगे। कभी सीआईडी में एसीपी प्रद्युम्न ने ऐसा बोला है कि मुझे 19-20 लगता है कि ये सही होगा,
नहीं, वो सही कातिल को ढूंढते हैं, है ना। सही कातिल को ढूंढना मतलब कौन सा व्यू, ट्रू एंड करेक्ट व्यू, समझे। और एक डिफरेंस बिटवीन आ गया मैम, समझे। चलो, मीनिंग क्या है, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द एविडेंस underlying the accounting or other data in accordance with the generally accepted accounting practices to ascertain the true and fair view. Okay, an investigation may be defined as an examination of accounts and record with a view to ascertain any fact for some special purpose which varies from assignment to assignment. Okay, स्कोप क्या है, द ऑडिट हैज अ वाइडर स्कोप. इन स्टैट्यूटरी ऑडिट द स्कोप इज डिटरमाइंड बाय द रेलेवेंट लॉ एंड केस ऑफ द प्राइवेट ऑडिट. एंगेज फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ऑडिट बाय द क्लाइंट. मतलब यहाँ पे वाइडर स्कोप है. ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट में आपको, मैं क्या बोलती हूँ, अगर आपको बोला गया है कि इसका ऑडिट करना है, इसको सिर्फ आपको बोलना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू है क्या. आप कुछ भी चीजें चेक कर सकते हो, असेट देख लिया, फिर लायबिलिटी देख ली, ये देख लिया, फलाना ढिमकाना, आपको जो चेक करना है वो चेक कर सकते हो. बट स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन द अदर हैंड इज लिमिटेड एज रिगार्ड्स टू द पीरियड और एरियाज टू बी कवर्ड. मतलब जैसे इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, आपको लिमिटेड पीरियड दिया जाता. मतलब क्या, जैसे देखो आपको है ना, अगर कोर्ट में अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो कोर्ट क्या बोलता है, आपको स्पेसिफिक चीज बताता है कि हमें ना लाइबिलिटी में डाउट है, आप वो जाकर देखो, या फिर हमें ना ये एम्प्लॉय के रिगार्डिंग डाउट है, आप ये एम्प्लॉय का सारा चेक करो. मुझे बताओ, बैलेंस शीट में क्या सिर्फ एक एम्प्लॉय था, या फिर कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या सिर्फ एक एम्प्लॉय का लेबर कॉस्ट था, नहीं. तो वहां पे बहुत सारी चीजें थी, बट हमें पर्टिकुलर चीजें बोली है चेक करने के लिए. दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि उनको क्या चाहिए. तो ये होता है इन्वेस्टिगेशन. ऑडिट में ऐसा कुछ भी नहीं होता. दैट इज दे आर सेइंग. ओके, objective. In audit, the accounts and records are verified as to their true and fairness. मतलब ट्रू एंड फेयरनेस आपको पता है. अब इन्वेस्टिगेशन इज फॉर स्पेशल पर्पस. इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर. इन्वेस्टिगेशन इज फॉर स्पेशल पर्पस ही होता है. जैसे इन्वेस्टिगेशन आप सीआईडी कर सकता है, एडी की रेड होती है वो कर देते हैं. ओके, उसके बाद में कोर्ट आपको ये करता है कि इन्वेस्टिगेशन करो. उसके बाद में कोई भी इनकमिंग पार्टनर वगैरह होगा, उसको अगर पार्टनरशिप के बारे में जानना है तो वो इन्वेस्टिगेशन करा सकता है. अगर कंपनी में कुछ तो फ्रॉड हुआ लगता है तो मैनेजमेंट खुद का फॉरेंसिक ऑडिट करा कर लेती है. दैट इज अ कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन. समझा आप? यस मैम, समझा. ऑडिट, या फिर कभी कभी ऐसे होता है डेटर क्रेडिटर को अगर आपके क्रेडिटेबिलिटी पर शक है या फिर उनको आपकी क्रेडिटेबिलिटी जाननी है तो वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं. कभी मर्जर और एक्विजिशन होता है, उस टाइम पे आपको इन्वेस्टिगेशन कराता है. जो कोई भी मर्जर या फिर एक्विजिशन करने वाला है वो पार्टी आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन कराता है. वहां पे ऑडिट करके कुछ होने वाला है क्या, नहीं. वहां पे क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. बिकॉज अगर हमें उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करना है या फिर उस कंपनी को अक्वायर करना है, वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट कंपनी. ओके, समझा? यस मैम. ऑडिट प्रोसीजर क्या है? ऑडिट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व एक्सटेंडेड ऑडिटिंग प्रोसीजर. यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में कोई फॉर्मेट नहीं है. क्या कभी सीआईडी को देखा एक फॉर्मेट में जाकर चेक करते हुए? नहीं मैम, इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कुछ नहीं होगा. आपको कोई भी सुराग मिल सकता है. अभी ना मैम हमें सीआईडी जैसा लग रहा है. ओके, इन्वेस्टिगेशन ऐसा ही होता है. ओके, एविडेंसेस. ऑडिटर विल इवैल्यूएट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन परसुएसिव एविडेंस. मैम कुछ तो नया वर्ड आया है, 2 मिनट में देखने वाले हैं बच्चे. An investigator can draw his conclusion only on the basis of substantial or sometimes conclusive evidence. अभी के लिए याद रखो, evidences ऑडिट में कौन से है, persuasive है, और इन्वेस्टिगेशन में कौन सा एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस है. क्या है वो, विद इन 1 मिनट्स में चेक करने वाले हैं. अप्रोच. ऑडिटर इज स्केप्टिकल एंड नॉट सस्पिशियस. जैसे मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ नहीं है दया, सब कुछ सही है दया. दैट इज द आंसर. और वेयर इन्वेस्टिगेटर स्टार्ट विद द सस्पिशन एंड कलेक्ट द एविडेंस टू आइदर कंफर्म और डिस्पेल दैट सस्पिशन.
इसका मतलब क्या, कुछ तो गड़बड़ है, दया इज इन्वेस्टिगेशन, और सब कुछ सही है दया, सिर्फ जाकर देखना है कि पूरा सही है क्या, दैट इज योर ऑडिटिंग। ओके, पीरियोडिसिटी, ऑडिटिंग इज अ रूटीन एक्सरसाइज नॉर्मली कंडक्टेड एनुअली, एनुअली ऑडिट होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का हुआ, टैक्स ऑडिट का हुआ, स्टार्ट ऑडिट का हुआ, स्टॉक ऑडिट्स होते हैं जिसके रेगुलर इंटरवल होते हैं, जैसे स्टॉक ऑडिट जो होते हैं अगर बैंक को चाहिए, बड़े कंपनीज है तो वो क्वार्टरली रिपोर्ट मांगती है, कभी कभी एनुअल रिपोर्ट मांगती है, इट डिपेंड अपॉन, मतलब एक रेगुलर इंटरवल होता है। बट इन्वेस्टिगेशन में स्प्रेड ओवर द पीरियड लॉन्गर देन 1 ईयर। अगर कोई सुराग ढूंढना है, अगर कुछ एविडेंसेस ढूंढना है, कोई क्रिमिनल के अगेंस्ट ढूंढना है, क्या मैं रेस्ट्रिक्शन पीरियड का लगा सकती हूँ? नहीं मैम, कभी भी हो सकता है। फ्रॉड होना है तो वो कल फ्रॉड हुआ और आज पता चला, ये भी हो सकता है। 3 महीने पहले हुआ, वो भी हो सकता है, या फिर सालों पुराना वाला भी अभी पहचान में आ सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई रेगुलर इंटरवल में होगा। और हर कोई, क्या गवर्नमेंट आपको रेगुलरली इन्वेस्टिगेट कराने बोलती है? नहीं, गवर्नमेंट के पास भी इतना टाइम नहीं है। दैट्स व्हाई इन्वेस्टिगेशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक पीरियड, या फिर इट इज नॉट अ रेगुलर एक्टिविटी। समझे? यस मैम, समझे। अभी मैम वो एविडेंस जो चिल्ला रहे थे वो क्या है? तो 2 टाइप के एविडेंस है, एक परसुएसिव जो ऑडिट एविडेंस में कैलकुलेट होता है, और एक कंक्लूसिव जो इन्वेस्टिगेशन में लगता है। ओके मैम, अभी परसुएसिव मतलब क्या? कन्विंसिंग एविडेंस बट नॉट 100%, जैसे एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं, रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस क्या था? रीजनेबल अश्योरेंस ये था कि जहां पे हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस दे रहे थे। ओके, व्हाट इज अ कंक्लूसिव? 100% अश्योरेंस, 100% गारंटी। ओके, परसुएसिव कौन सा अश्योरेंस लेता है? रीजनेबल अश्योरेंस। कंक्लूसिव क्या देता है? एब्सोल्यूट अश्योरेंस देता है। परसुएसिव में ट्रू एंड फेयर व्यू होता है। ओके, कंक्लूसिव में क्या होता है? ट्रू एंड करेक्ट व्यू होता है। ओके, और परसुएसिव में क्या होता है? यूज्ड इन ऑडिटिंग। परसुएसिव यूज्ड इन ऑडिटिंग, और कंक्लूसिव कहाँ पे होता है? यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन। मैम ये तो बहुत इजी है। यस बच्चों, अगर एक एक वर्ड तोड़ोगे ना तो ऑडिट से ज्यादा मजेदार कुछ भी नहीं है। ओके ओके मैम, अभी ये तो समझ गया। और कल हमने एंगेजमेंट टर्म भी देखा था मैम, और डीप में जाएंगे। यस बच्चे, व्हाट इज एंगेजमेंट टर्म? मैंने कल ही सिखाया था। एंगेजमेंट टर्म इज अ बेसिकली अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर वेयर फॉलोइंग कंटेंट्स आर गिवन। क्या कंटेंट है? मैंने जनरली आपको बताए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर बोला जाता है, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट। मैं अगर किसी का ऑडिट करने जा रही हूँ और मुझे मैनेजमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए मुझे फटाफट से बता। वहां पे मैं क्या डालूंगी मैम? वहां पे मैं फीस डालूंगी सबसे पहले। यस करेक्ट। उसके बाद में मैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालूंगी। ओके मैम, मुझे ना उनके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही क्लियर होने चाहिए। यस मैम, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी। फिर है ना मैम मैं डालूंगी मैं कि मैं कब आऊंगी। ओके, और मैं कितना पीरियड का ऑडिट करूंगी, ये भी आ जाएगा। ओके, वहां पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए मैं मैनेजमेंट को क्या बोलूंगी? आप कौन कौन से बुक देने वाले ये पहले ही लिख के दो। क्या पता कच्चे की बुक मुझे दी ही नहीं और अचानक से मुझे अगर रेड बिड पड़ी और मुझे पकड़ने आ गए, क्योंकि मेरा तो साइन था वहां पे। दैट्स व्हाई कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर में ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप डिफाइन होता है। यस मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर डिफाइन होती है। यस मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन होती है। यस मैम, फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिट रिकॉर्ड्स लाइक अगर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से करना है। जैसे कोई भी कंपनी होती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो कभी ये क्या करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करती है। वो इंडेस का अकाउंटिंग, इंडेस में भी अकाउंटिंग करके देती है, वो यूएस गैप के हिसाब से भी करती है, बिकॉज वहां उनकी फॉरेन एंटिटीज भी है। तो इसकी वजह से हमें कौन से रिकॉर्ड्स चेक करने, कौन से फ्रेमवर्क के, ये तो पहले ही चेक पता होना चाहिए ना। नहीं तो अगर ऐसा हुआ कि हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस के हिसाब से दिए थे वो तो चेक कर लिए, बट यूएस गैप वाले फ्रेमवर्क में कुछ तो गड़बड़ थी, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो पहले ही फ्रेमवर्क पता करो, पहले ही ये सब कुछ जान लो। ओके, पहले ही ये लिख के लो। ओके, कॉस्ट का जनरली एक्सेप्टेड कॉस्टिंग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर कॉस्ट ऑडिटर को बोला कि वो स्टैट ऑडिट में गलती हुई, व्हाट ही विल से कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम द कॉस्ट ऑडिटर, आई एम नॉट अ स्टैट ऑडिटर, ये बोल सकता है। और वो फिर हम बोलेंगे कि कहाँ पे लिखा है, तूने कैसे गलती ढूंढी? तो वो बोलेगा मेरे एंगेजमेंट टर्म में देखो, मैंने रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। ओके,
आया ध्यान में? रिपोर्ट स्ट्रक्चर, रिपोर्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे स्टैट ऑडिट और टैक्स ऑडिट के तो स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, बट इंटरनल ऑडिट हो गया आपका, इसका फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, इसके कोई भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होते। तो कंपनी को कैसे फॉर्मेट में चाहिए ये तो हम कंपनी को ही पूछेंगे ना, नहीं तो कुछ भी करेंगे तो चलेगा क्या? ऐसे जाकर मैं ऐसे ड्रॉ करके आऊंगी तो चलेगा क्या? नो, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उनको कैसे हिसाब से चाहिए ये तो पहले ही डिस्कस होना चाहिए ना। ओके, लिमिटेशन, लिमिटेशन भी तो बताने पड़ेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड बाय ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, कुछ तो वो टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हैं, मैनेजमेंट बोल सकता है कि ये एरिया छोड़कर कुछ जो करना है वो करो। ये एरिया मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, हमारे सीएफओ को तुम 4 से 5 में डिस्टर्ब नहीं करोगे बिकॉज उस टाइम पे सीएफओ का कुछ तो मीटिंग चल रहा होगा, ये लिमिटेशन डाल सकते हैं वो, इट्स वेरी नॉर्मल। और हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हम महीने में एक बार आकर या फिर 15 दिन में एक बार ही आकर आपके जो मैनेजमेंट डायरेक्टर वगैरह है उनसे बात करेंगे, ये हम टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हैं। इट इज डिपेंड अपॉन अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, यस मैम। फिर उसके बाद में टाइम एक्सटेंड एंड फीस ऑफ ऑडिट, इसके लिए जिसके लिए हम इतना मगजमारी कर रहे हैं वो फीस तो डिस्कस करना ही पड़ेगा ना। और फीस डिस्कस की इसका मतलब उन्होंने हमें खरीदा तो नहीं है ना, एक टाइम भी बोलेंगे ना, इतने पीरियड में ही ऑडिट होगा, या फिर वो कभी भी रात को फोन कर रहे हम कभी भी उठा रहे, ऐसा नहीं होता है। ओके ओके, और एक्सटेंड मतलब क्या? जितने पैसे में काम, जितना पैसा मिला है उतना ही काम करोगे, या फिर अगर 100 रुपए मिले और आप 1 लाख का काम करके आओगे, नहीं। इट डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, कि आप कितना खींचने वाले हो, क्या होता है, वो सब कुछ वहां पे बात की जाती है। यस मैम, इतना क्लैरिटी। बट ऑब्वियस बच्चे, अगर आपका साइन जा रहा है, आपका इतना इन्वेस्टमेंट है और आप ऑडिटर हो, और उसमें से सीए, सीएमए, सीएस, ये इतने बड़े पॉपुलेशन में ना बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, और इतने बड़े लोगों का अगर कुछ ऑडिट वगैरह करना है तो उनको पहले ही ये सारी चीजें क्लियर करनी पड़ती है। ओके मैम, अभी नेक्स्ट क्या, और ये मैं फालतू बड़बड़ नहीं कर रही हूँ, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, आई होप सो आप सभी ने पॉज करके वो लिखा है। ओके, मैं आपको टाइम नहीं देने वाली हूँ, बट आई होप सो आप सभी ने पॉज कर करके फटाफट से लिखा हुआ है। ओके मैम, समझा? अभी नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट टर्म दैट डिफाइन स्कोप, मतलब क्या? स्कोप जो डिफाइन, स्कोप मतलब क्या? एरिया, एरिया, उसका एरिया डिसाइड करने का कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंगेजमेंट टर्म का? एप्लीकेबल फ्रेमवर्क टू द एंटिटी, फॉर एग्जांपल फॉर फार्मा कंपनी फार्मा रूल विल बी एप्लीकेबल, और बट फॉर एविएशन एविएशन रूल विल बी एप्लीकेबल। एक स्कोप डिफाइन करने के लिए हमें एप्लीकेबल फ्रेमवर्क चेक करना पड़ेगा। बट ऑब्वियस मैम, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस का अपन ये करें, रिलायंस का अगर अपन ये करें, रिलायंस के अंडर क्या क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। रिलायंस के अंडर रिलायंस का पेट्रोल पंप आता है, रिलायंस के अंदर वो रिलायंस का कौन सा कपड़े का ये है ब्रांड है, ट्रेंड ना, हाँ ट्रेंड आता है, तो बहुत सारी चीजें आती है रिलायंस के अंडर। ओके, ऐसे टाइम पे वो सेगमेंट कौन सा हम ऑडिट करने वाले हैं। ओके, मुझे कपड़ों के बारे में तो बहुत इजीली पता है, बीइंग अ गर्ल मुझे सारे कपड़ों के बारे में पता है, बट क्या मुझे पेट्रोल के बारे में पता है? तो वो सेगमेंट कौन सा है और उसमें क्या स्पेशलाइज पर्सन का इंटरफेयर चाहिए, दैट इज वो डिसाइड करेगा आपका स्कोप। उस स्कोप की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमें ये सारी चीजें ढूंढनी पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक इज उसको क्या बोलते हैं अपन? फीचर्स। फीचर्स ऑफ स्कोप क्या होगा? बट ऑब्वियस एप्लीकेबल फ्रेमवर्क इज वन ऑफ द फीचर, और उसके बाद में स्पेशलाइज नॉलेज इज दिस फीचर। देखो, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट टर्म दैट डिफाइन स्कोप, मतलब आपको सोचना है कि स्कोप डिफाइन करने के लिए मैं कौन कौन से क्राइटेरिया ये करूंगी। बट ऑब्वियस फ्रेमवर्क का क्राइटेरिया होगा, फिर स्पेशलाइज नॉलेज का, फिर वो बिजनेस सेगमेंट के बारे में पूछेंगे, फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जैसे एविएशन के केस में एविएशन का कोई रिपोर्टिंग करना है क्या, या फिर अगर फूड इंडस्ट्री है तो फूड के एफएसआई के हिसाब से करना है क्या, या फिर ऐसे हो सकता है कि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के हिसाब से कुछ ये करना है क्या। आपने इनकम टैक्स वगैरह में तो पढ़ा है ना, हर एक इसका डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग वगैरह होता है, टैक्सेशन सबके अलग है, तो उसके हिसाब से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कुछ अलग है क्या। अगर उसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो फेमा बीमा के रूल लगते हैं क्या। अगर फॉरेन से अगर वहां से फंड आ
रहा है तो वहां पे फेरा लगते। मैम आपको इतना पता है? यस बच्चा। ओके तो मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया। एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, वो ऑडिट एविडेंसेस कहाँ पे यूज होने वाले, आप कैसे स्कोप डिफाइन करोगे? बट ऑब्वियस अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसका स्कोप अलग होगा, और अगर आपका ऑडिट है तो उसका स्कोप अलग होगा। अगर स्टॉक ऑडिट का ही एग्जाम्पल ले ले, ओके स्टॉक ऑडिट है ना, इंटरनली इंटरनल मैनेजमेंट भी करा कर लेती है, जहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट ये होता है कि आप एनालाइज करो कि हमारा रीऑर्डर लेवल सही है क्या, हमारा कोई स्टॉक सड़ तो नहीं रहा है क्या, कोई स्टॉक अंडर स्टेटमेंट में है क्या, ये सारी चीजें मैनेजमेंट को चाहिए रहती है। बट अगर कोई बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए स्टॉक ये करता है तो उस टाइम पे बैंक का मोटो ये होता है कि फिजिकल इन्वेंट्री और एक्चुअल इन्वेंट्री का कोई मैच है क्या, वहां पे उनको कोई लेना देना नहीं है कि रीऑर्डर लेवल क्या है, कौन सा माल सड़ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, बैंक को ये मोटो ही नहीं है। देखो एक ही स्टॉक ऑडिट है लेकिन हर एक के एंगल अलग अलग है, तो एविडेंसेस कलेक्ट करने का स्टाइल भी अलग अलग होना चाहिए। समझा? यस मैम, समझा भी, जाना भी। ओके इतना सारा बात किया, अभी मैम बताओ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग क्या है। तो इट बिल्ड द स्टेक होल्डर, ये क्यों करते हैं ऑडिट, ये अपना साइन का जरूरी क्यों है? तो साइन की वजह से जो यूजर्स है, जो डेली एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते, उनको एक भरोसा चाहिए रहता है, जैसे बैंक को एक ट्रस्ट चाहिए रहता है कि अगर आपने साइन किया है, कोई भी सीए, सीएमए या फिर सीएस ने साइन किया है, तो बैंक को पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन ने आकर, एक इंडिपेंडेंट पर्सन ने आकर साइन किया है, दैट्स व्हाई उसका क्रेडिटेबिलिटी बढ़ता है। जो कोई भी स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है, शेयर होल्डर होगा, क्रेडिटर होगा, फिर मैनेजमेंट हो सकता है, कभी कभी स्टेक होल्डर बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्टेक होल्डर, समझे? तो इट बिल्ड अ स्टेक होल्डर ट्रस्ट फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो क्यों ऐसे ऐसे उठकर कोई भी आकर रास्ते पे से जाकर वो ऐसे पूछता है क्या हमें ना, हम स्टेक होल्डर है? नहीं, क्यों करते हैं वो, उनको कुछ तो डिसीजन लेना होता है। आप जब भी, जैसे एक आपका वाला एग्जांपल लूं, अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्या करते हो, उस कंपनी का थोड़ा स्टडी करते हो, फिर उसके अगर स्टडी करने नहीं जम रहा, बिकॉज आप बहुत नए नए हो, एस्पिरेंट हो, प्रोफेशनल एस्पिरेंट हो, तो आप जाकर आपके बड़े भैया या फिर कोई तो अगर होगा जो टिप्स वगैरह देता है उसको जाकर पूछते हो। यस दैट इज दी, ये आप किसके लिए, एक डिसीजन लेने के लिए, लीडिंग अ डिसीजन एंड हेल्प द मैनेजमेंट टू इम्प्रूव ऑपरेशन एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्यों इंटरनल ऑडिट करा कर लेता है, उसको मजे आ रहे? नहीं, इंटरनल ऑडिट तो कंपलसरी नहीं है सबके लिए, कंपलसरी जिन्हीं लोगों के लिए जिनका थ्रेशोल्ड वगैरह क्रॉस हो रहा है, फिर भी मैनेजमेंट करा कर ले रही। अगर उनको प्रोफेशनल एफिशिएंसी या फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ानी है तो वो क्या ऑडिट करना उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ऑल दीज आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग, समझे? यस मैम। Credibility and trust, it provide independent assurance to the shareholder and creditor that records are reliable। हम ऑडिट करते हैं तो रिलायबिलिटी के बारे में रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। उसके बाद में फ्रॉड एंड एरर का डिटेक्शन होता है, आइडेंटिफाई इरेगुलरिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड प्रोटेक्टिंग कंपनीज असेट। फ्रॉड एंड एरर का डिटेक्शन रोकने के लिए हम सिग्निफिकेंस है ऑडिट का। उसके बाद में रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, इंश्योर अधरेंस टू द टैक्स लॉ एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अवॉइडिंग पेनल्टी। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया तेको ना कंप्लायंसेस के लिए करना है ऑडिट, तो बट ऑब्वियस आपको कंप्लायंसेस का, रेगुलर कंप्लायंसेस के लिए ऑडिट कराना पड़ेगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग। ओके फिर डिसीजन मेकिंग, एड्स टू मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, लेंडर्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड एविडेंस बेस्ड डिसीजन। एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन, अगर आपने एक रिपोर्ट दिया जहाँ पे आपने बोला कि यहाँ पे ना सारी चीजें सही है सिर्फ एक चीज छोड़कर, आपने एक, और वो हम पूछेंगे कि एक चीज वो क्यों छोड़ना है, फिर आपने मुझे एविडेंसेस दिए, तो दैट एविडेंसेस के वजह से मेरा डिसीजन बदल सकता है। दैट्स वाई डिसीजन मेकिंग के लिए आपका ऑडिटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, ऑफर्स इंसाइट into internal control weaknesses and enhance the efficiency। अगर मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट करा कर ले रहा है तो वो क्यों लेता है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इंटरनल कंट्रोल्स जो अपने कंपनी के अंदर है,
कि देखो बहुत सारी कंपनीज है ना, बहुत बड़ी बड़ी होती है, वहां पे रोजाना जाकर ओनर देख नहीं पाएगा, ओनर इन द सेंस शेयर होल्डर होगा। अभी देखो रिलायंस में मुझे बताओ रिलायंस में जाकर, रिलायंस के यहाँ पे मेजर शेयर होल्डर तो अंबानीज है, क्या अंबानीज एक और एक चीज चेक करते नहीं, वो एक्सपर्ट लोग बिठाते हैं, वो हम जैसे ऑडिटर्स को बिठाते हैं, वो बोलते हैं जा तू जाकर ऑडिट चेक कर क्या, और मुझे बता कि गलती किधर है। इवन आपको बताओ फाइनेंस मिनिस्टर भी, अपने निर्मला सीतारमन मैडम भी, उनके कमेटी में भी ऐसे एक्सपर्ट लोग होते हैं जो जाकर उनको है ना देश का ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताते हैं। समझा आपको? यस मैम, समझा भी, जाना भी, और अब भी है ना खत्म हो गया है आपका। देखो आज हमने बहुत सारी चीजें देखी है, यहाँ पे डिफरेंस देखा है ऑडिट का, इन्वेस्टिगेशन का, अकाउंटिंग का, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक देखा है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके रिविजन करके आ जाना। सो सी इन द क्लासरूम फॉर टुमारो फॉर ऑडिट। ओके, चलो टाटा बाय बाय।